अभी तक हमने विभिन्न प्रकार के फलनों का अध्ययन किया है, जैसे त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, बहुपदी फलन। इस तरह के अनेक प्रकार के फलनों और विभिन्न प्रकार के वर्गों का हमने अध्ययन किया है। अब इसी क्रम में हम एक अन्य प्रकार के दो प्रकार के ये फलन हैं, चरघातांकी और लघुगणकीय फलन, इनका अध्ययन करेंगे। ये दोनों फलन जो है परस्पर संबंधित हैं, इसे इंटर रिलेटेड कहते हैं, परस्पर संबंधित फलन है। इस नए वर्ग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, चरघातांकी फलन और लघुगणकीय फलन। तो पहले देखते हैं कि चरघातांकी फलन किसे कहेंगे। चरघातांकी फलन, किस तरह के फलन को हम चरघातांकी फलन कहेंगे। यदि हमारे पास कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स या y इक्वल टू बी की घात x इस प्रकार से है कि यहां पर y इक्वल टू बी की घात x है, जहां धनात्मक आधार b ग्रेटर देन 1 के लिए चरघातांकी फलन कहलाता है। फलन कहलाता है मतलब क्या हुआ, एक इस तरह का फलन y इक्वल टू बी एक्स फलन, यहां पर जो आधार b है और घातांक जो आधार b है वो धनात्मक होगा और ग्रेटर देन 1 होगा। यानी ग्रेटर देन 1 के लिए ये इस तरह का फलन अगर परिभाषित है जिसका घातांक तो एक चर है और आधार कोई एक धनात्मक संख्या है ग्रेटर देन 1, तो इस तरह के फलन को हम चरघातांकी फलन कहेंगे। एक फलन मैं ऐसे लिख लें कि y इक्वल टू 2 की घात x, ये एक चरघातांकी फलन होगा क्योंकि आधार ग्रेटर देन 1 है। यानी कोई भी वास्तविक संख्या जो ग्रेटर देन 1 है के लिए ये फलन जो परिभाषित होगा, तो जिसका आधार ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 हो सकता है ग्रेटर देन 1.1, 1.2 या 2, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए जिसका आधार जो है ग्रेटर देन 1 है, तो इस तरह का फलन जो है चरघातांकी फलन कहलाएगा। इसका घातांक तो चर है, आधार एक धनात्मक संख्या है जो ग्रेटर देन 1 है, तो इस तरह के फलनों को हम चरघातांकी फलन कहेंगे। अगर ये आधार 10 हो जाता है, y इक्वल टू 10 की घात x, ये अगर फलन है तो उसको सामान्य या साधारण चरघातांकी फलन इसको कहते हैं। साधारण चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन इसको कहते हैं यदि आधार 10 होता है, तो ये साधारण चरघातांकी फलन कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं ये हैं, इसके जो प्रगुण हैं चरघातांकी फलन के। पहली बात तो है इस चरघातांकी फलन का जो प्रांत है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यह समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए ये चरघातांकी फलन जो है परिभाषित होगा। इसका अगर हम परिसर देखते हैं, इसका परिसर सदैव धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, यानी r प्लस होगा चरघातांकी किसी भी आधार b के लिए। b अगर कोई धनात्मक वास्तविक संख्या, आधार कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो ये इसका जो परिसर है, चरघातांकी फलन का जो परिसर है y इक्वल टू बी की घात x का जो परिसर होगा वो हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या है। आधार b को धनात्मक होने पर x के किसी भी मान के लिए ये फलन ऋणात्मक मान नहीं लेता है। अगर आधार 2 है, आप 2 की घात 0 लेंगे तो 1 हो जाएगा। 2 की घात आपकी कोई भी वास्तविक संख्या अगर आप ऋण 1 लेंगे तो 1/2 होगा, फिर भी ये ऋण नहीं आएगा। 2 की घात अगर आपके पास ऋण 25 है तो ये जाएगा 1/2 की घात 25, ये 0 की ओर अग्रसर होगा। लेकिन कभी भी ये जो चरघातांकी फलन है वो ऋणात्मक मान नहीं लेगा। तो इसका जो परिसर है, चरघातांकी फलन का जो परिसर है वो हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा और इसका जो प्रांत है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। अगर x का मान 0 हो जाए तो 2 की घात 0 इक्वल टू 1, तो ये 1 मान ले सकता है। और जैसे जैसे ये जो घातांक है माइनस x का मान, इस तरह से जब x का मान हम ऋणात्मक बढ़ते चला जाएगा, जैसे हमने देखा 2 की घात ऋण 25 है तो 1/2
1/2 हो गया। अगर 2 की घात ऋण 100 होगा तो संख्या और छोटी हो जाएगी, यानी शून्य की ओर ये अग्रसर होगी, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। इसलिए ये 0 से 1 के बीच ही इसके मान होंगे। अगर ये जो x जो घातांक है अगर ऋणात्मक संख्या है तो उसका मान 0 से 1 के बीच में होगा। जब x पॉजिटिव है तब तो ठीक है, हमेशा 1 से ज़्यादा इसका मान होगा। इस चर घातांकी फलन का मान 1 से अधिक होगा। अगर हमें 2 की घात 2 कहा, 1 से अधिक है, 4 हो गया। 2 की घात 3 कहेंगे और अधिक हो जाएगा, तो 2 की घात 1.1 कहेंगे, तब भी ये 1 से अधिक होगा। जब हम 2 की घात 0 कह रहे हैं तो ये 1 है। 2 की घात हम 1 कह रहे हैं तो ये 2 होगा। तो इसका जब भी x का मान, ये जो घातांक है x, चर का मान अगर ऋणात्मक संख्या है तो हमें दिखेगा कि ये इसका जो परिसर है वो 0 से 1 के बीच में होगा। जब ये x धनात्मक मान लेता है तो इसका मान 1 से अधिक इसका मान होगा, इसका परिसर जो होगा। तो सिंपल बात ये होगी जो हमें याद रखनी है कि चरघातांकी फलन का जो प्रांत होगा वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, यानी x के प्रत्येक मान के लिए फलन परिभाषित है तो प्रांत है इसका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसका परिसर है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और बिंदु 0 1 कभी कहते हैं कि अगर हम x इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू हमारे पास 1 हो रहा है। तो हमेशा जो बिंदु है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इसका इस तरह से बढ़ता चला जाता है। x का मान ऋणात्मक तो लेता है x मान, लेकिन y हमेशा पॉजिटिव मान ही ये लेता है। तो 0.1 पॉइंट हमेशा ही इसके मार्ग में होगा, यानी ये बिंदु इसके मार्ग में होगा, इसके ग्राफ में होगा जब भी b>1 है, क्योंकि हमेशा चरघातांकी फलन b>1 के लिए ही परिभाषित हैं। एक चीज और है, दो बातें हमने यहाँ पर करी है। चरघातांकी फलन एक साधारण चरघातांकी फलन, यदि ये आधार पिछले साल हमारे पास जब हम अनंत सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे, कक्षा 11 में एक लास्ट में टॉपिक था परिशिष्ट करके, उस परिशिष्ट में एक श्रेणी दी हुई थी इस प्रकार से e इक्वल टू 1 प्लस 1/1 का, इसे पढ़ते हैं 1 का फैक्टोरियल, 1 धन 1/1 का फैक्टोरियल, धन 2/2 का फैक्टोरियल, सॉरी 1/2 का फैक्टोरियल, धन 1/3 का फैक्टोरियल, धन सो ऑन। इस तरह की एक श्रेणी है, वो e के बराबर होती है, उसका मान e के बराबर होता है। ये जो संख्या है e, ये एक अपरिमेय वास्तविक संख्या है, इसका मान 2 से 3 के बीच में। जैसे आप देखें ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसे निकला था? पाई था कि अगर हम किसी वृत्त के परिमाप और उसके व्यास का अनुपात ज्ञात कर देते हैं तो एक अचर संख्या आती है जिसको हम पाई कहते हैं, और ये पाई अपरिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से ये जो संख्या e है वो इस संख्या के योग को e कहते हैं, यानी 1 प्लस 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, इस संख्या के योग को e कहते हैं। ये एक अपरिमेय संख्या होती है, वह अपरिमेय वास्तविक संख्या ये है, इसका मान 2 से 3 के बीच में होता है। अगर इस आधार को e ले लेते हैं, y इक्वल टू e की घात x कर देते हैं, तो जहां पर e का मान हमने कहा e ये संख्या है, इस संख्या के योग को प्रदर्शित करता है, इसका मान 2 से 3 के बीच में होता है। अगर हम इस चरघातांकी फलन में जो आधार b है उसे e ले लेते हैं तो ये चरघातांकी फलन हो जाता है y इक्वल टू e की घात x। जब आधार e होता है तो इस प्रकार के चरघातांकी फलन को हम कहते हैं प्राकृतिक चरघातांकी फलन। प्राकृतिक चरघातांकी फलन हम इसको कहते हैं यदि आधार जो है e हो जाता है, तो y इक्वल टू e की घात x को हम प्राकृतिक चरघातांकी फलन कहेंगे। यदि आधार 10 है तो हम उसे साधारण चरघातांकी फलन कहते हैं। इनके लिए दो शब्द अलग से निकाले गए हैं, 10 की घात x और e की घात x, साधारण चरघातांकी फलन और प्राकृतिक चरघातांकी फलन। लेकिन ये b कोई भी मान ले सकता है >1, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसका मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है 1 से बड़ी। तो ये बात हुई साधारण चरघातांकी फलन और प्राकृतिक चरघातांकी फलन, यानी 10 की घात और e की घात x के लिए हमने बात की है। अब एक फलन और है लघुगणकीय फलन।
ये तो था चरघातांकी फलन, साधारण चरघातांकी फलन और प्राकृतिक चरघातांकी फलन। एक शब्द और आता है लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन क्या है, ये कहां से आया है? जैसे हम देखते हैं कि 5 की घात 2 बराबर 25 है, तो इस फलन को, यानी ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, घातांक इसका चर नहीं है, घातांक इसका एक कोई अचर राशि ही है, कोई वास्तविक संख्या अचर वास्तविक संख्या है। तो इस संख्या को 5 की घात 2 बराबर 25 को एक दूसरे तरीके भी से भी लिखते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं log 25, आधार यहाँ 5 है तो इसका भी आधार 5 बराबर 2। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। 5 का वर्ग 25 है तो log ऑफ 25 टू द बेस 5 इक्वल टू 2 के बराबर होता है। 10 की घात 1 बराबर 10 है तो log ऑफ 10, इस संख्या का log आधार 10 पर 1 होता है। 10 की घात 2 बराबर हम जानते हैं 100 है, तो log ऑफ, इस फलन को ऐसे परिभाषित करते हैं, log ऑफ 100 टू द बेस 10 बराबर 2 होता है। अब 10 की घात 3 बराबर 100 है तो log ऑफ 100, सॉरी ये 1000 हो जाएगा, 10 की घात 3 बराबर 1000 है तो log ऑफ 1000 टू द बेस 10, आधार यहाँ पर 10 है, यहाँ पे log में भी आधार 10, दिस इक्वल टू 3 होता है। यानी ये जो घातांकी फलन है, यहाँ पर आधार जो घातांक जो है वो चर नहीं है, इसलिए मैं चर घातांकी नहीं कहलाऊं। इसलिए जो घातांकी फलन हम यहाँ पर दिख रहे हैं उनको एक दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, ये परस्पर संबंधित फलन। इसीलिए हमने कहा था कि हम घातांकी फलन को लॉग फलन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग फलन को घातांकी फलन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम चरघातांकी फलन को देखते हैं, यदि हमारे पास b की घात x बराबर a है, x कोई भी चरघातांकी फलन है, x जो है कोई भी चर है और b कोई वास्तविक संख्या है, ग्रेटर देन 1 धनात्मक वास्तविक संख्या है। यदि b की घात x बराबर a है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू x। यहाँ पर जो आधार b है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा और जो a संख्या होगी, हमने कहा कि ये जो संख्या होती है, जो इसके परिसर होते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या होती हैं। अगर b आधार कोई धनात्मक, अभी हमें चरघातांकी फलन में देखा, यदि b ग्रेटर देन 1 है तो हमेशा ये जो परिसर होता है चरघातांकी फलनों का वो एक धनात्मक संख्या होती है, इसका परिसर धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। इसलिए ये जो लघुगणकीय फलन केवल धनात्मक मानों के लिए ही परिभाषित होते हैं। इसलिए जो लघुगणकीय फलन है उनका जो प्रांत होगा, लघुगणकीय फलनों का जो प्रांत होगा वो हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का ही, धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए ये परिभाषित होगा। इसलिए लघुगणकीय फलनों का जो प्रांत होगा वो r प्लस होगा। और इसका जो परिसर है, लघुगणकीय फलनों का जो परिसर होगा वो हमेशा ही ये, जब भी इसका मान a का मान 1 से अधिक है, एक बार इसे क्लियर करने के लिए एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि 10 की घात 1 बराबर 10 है तो log ऑफ 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1 है। ये 2 की घात 1 भी तो 2 है, इससे log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या का उसी आधार पर log जो है 1 होता है। किसी भी आधार पर अगर हम log ऑफ x टू द बेस x कहेंगे तो वो भी 1 होगा, क्योंकि किसी संख्या का उसी आधार पर log जो है 1 होता है। अब इसका अगर हम परिसर की बात करते हैं, देखिए लघुगणकीय फलनों का जो प्रांत है वो हमने इससे कहा, यहाँ से हमने परिभाषित किया कि ये हमेशा केवल धनात्मक वास्तविक संख्याओं का ही log होगा, शून्य का भी log परिभाषित नहीं है, ऋणात्मक संख्याओं का तो log परिभाषित नहीं है। तो हमेशा ये धनात्मक वास्तविक संख्याओं का ही log परिभाषित होगा। यानी इसका ये कह सकते हैं कि ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी हम कह सकते हैं, ये इसका वास्तविक संख्याओं का प्रांत होता है। अब परिसर क्या होगा इसका? जो लघुगणकीय फलनों का जो परिसर है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, क्योंकि इसका जो परिसर होगा लघुगणकीय फलनों का
वो धनात्मक संख्या भी हो सकती है और ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है। इसका जो परिसर है, इसलिए इसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। इसके परिसर में हमेशा हम देखते हैं कि 1 हमेशा इसके बिंदु में होगा कि, और दूसरी चीज एक देखिए, अगर हम 2 की घात 0 लिखते हैं तो ये 1 हुआ। अब log ऑफ 1 निकालते हैं टू द बेस 2 इज इक्वल टू हमारे पास 0 हो जाएगा। हम जानते हैं 3 की घात 0, 3 की घात 0 बराबर भी 1 है, इससे log ऑफ 1 टू द बेस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि 1 का log किसी भी आधार पर 0 होगा। पहली बात तो हमने कहा कि किसी भी संख्या का log उसी आधार पर 1 होता है। दूसरी बात हमने कहा 1 का log किसी भी आधार पर, हम जानते हैं कि x की घात 0 इक्वल टू 1, इससे log ऑफ 1 टू द बेस x इक्वल टू 0। तो log 1 का किसी भी आधार पर log जो 1 का किसी भी आधार पर log 0 होगा। और संख्या अगर 0 से 1 के बीच में है, अब हमें देख रहे हैं इसका जो लॉगरिथमिक फलन का जो हम प्रांत कह रहे हैं वो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अगर इस अंतराल को मैं ऐसे बांट दूं 0 से 1 क्लोज इंटरवल 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, इस तरह से मैं 2 अंतरालों में इसको अगर बांट देता हूं, इस परिसर को, यानी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का जो प्रांत है वो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसको फिर देखिए 0 से इन्फिनिटी तक है। धनात्मक वास्तविक संख्याओं का जो प्रांत है वो 0 से इन्फिनिटी तक है। अगर इसको मैं 2 भागों में बांट देता हूं, 0 से 1 यूनियन ओपन इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी अगर मैं बांट देता हूं, यदि इसके प्रांत में x का मान 0 से 1 के बीच में होता है तो परिसर नेगेटिव मान ले सकता है। जब x इक्वल टू 1 होगा तो इसका परिसर जो होगा 0 होगा, क्योंकि हमने कहा किसी भी संख्या 1 का log किसी भी आधार पर 0 होता है। अब इसके बाद जब 1 से 1 से इन्फिनिटी के बीच में अगर हम किसी संख्या का log लेते हैं तो ये हमेशा जो होगा धनात्मक होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो परिसर है वो ऋणात्मक भी हो सकता है जब भी x का मान, यानी जब इसके प्रांत में जो धनात्मक वास्तविक संख्या a है ये 0 से 1 के बीच में मान लेती है तो इसका परिसर ऋणात्मक होगा। अब x इक्वल टू 1 है तो इसका मान 0 होगा, log 1 इक्वल टू 0 होता है। जब प्रांत में जो a है मान 1 से इन्फिनिटी में कोई भी मान लेता है, 1 से अधिक मान लेता है तो इसका परिसर जो है धनात्मक वास्तविक मान लेगा। तो बात ये हुई कि लघुगण के फलनों का प्रांत तो धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और इसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी ऋणात्मक मान भी ले सकता है, ये 0 मान भी ले सकता है और ये धनात्मक मान भी ले सकता है। और लघुगण की फलनों का जो के प्रांत में भी ये बिंदु 1 0 हमेशा होता है। 1 0 हमेशा होता का मतलब हमें देख रहे हैं जब x इक्वल टू 1 है y इक्वल टू 0 है, यानी 1 का log हमने देखा किसी भी आधार पर 0 होता है, इसलिए 1 0 पॉइंट जो है लघुगण की फलनों के प्रांत में हमेशा होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह से होता है, जो हम देखते थे y इक्वल टू e की घात x का ग्राफ, यानी 10 की घात x 2 की घात x, इनका ग्राफ खींचते हैं तो x नेगेटिव मान भले ही लेगा, y जो है ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये ग्राफ है y इक्वल टू e की घात x का, ये कभी भी ऋणात्मक मान नहीं लेगा, y इक्वल टू e की घात x। और ये बिंदु जब x इक्वल टू 0 है y इक्वल टू 1, इस फलन में 0 1 इसके ग्राफ में हमेशा होगा। अगर हम ग्राफ लेते हैं, अब अगर log x का ग्राफ लेते हैं, y इक्वल टू log x का ग्राफ अगर हम खींचते हैं, y इक्वल टू log ऑफ x का ग्राफ खींचते हैं टू द बेस e पर, आधार e इसका हम अगर लेते हैं तो इसका जो ग्राफ होता है जब x आपके पास देखे, इसका जो प्रांत है x मान पॉजिटिव मान लेगा 0 से 1 के बीच में, यानी ये बिंदु अगर हमारे पास 1 0 था, x इक्वल टू 0 था, y इक्वल टू 0 था, तो जब भी ये x का मान 0 से x का मान 1 से कम है तो y का मान नेगेटिव होगा, तो ग्राफ इसका ऐसे चलता रहेगा ऐसे। अब जैसे ही x का मान 1 से ज़्यादा है, अब
x का मान 1 से ज़्यादा है तो इस फलन y का मान ये इस प्रकार से पॉजिटिव होता चला जाएगा, इस तरह से। ये हमें दिख रहा है कि धीरे धीरे y एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ये धीरे धीरे x का मान बढ़ने पर ये x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इसको कहते हैं, इनका जो ग्राफ है y इक्वल टू e की घात x और y इक्वल टू log x, इन दोनों का ग्राफ जो है रेखा y इक्वल टू x, मूल बिंदु से रेखा जाती है ना y इक्वल टू x, इस रेखा की मिरर इमेज है। ये एक दूसरे के मिरर इमेज होती हैं, एक दूसरे के हम ये कहते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। तो दो फलन हमने परिभाषित करें। एक फलन हमने परिभाषित किया कि चर घातांकी फलन, चर घातांकीय फलन, यानी y इक्वल टू बी की घात x, यहाँ पर b का मान ग्रेटर देन 1 होगा, हमेशा धनात्मक वास्तविक संख्या ग्रेटर देन 1 होगी। आधार, इसी को हम y इक्वल टू e की घात x भी कहते हैं, ये प्राकृतिक चर घातांकी फलन है। y इक्वल टू 10 की घात x है, इसको हम साधारण चर घातांकी फलन कहते हैं। दूसरा है हमारे पास लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन, और लघुगणकीय फलन ये इस प्रकार से होगा कि y इक्वल टू log ऑफ x, और इसका जो आधार है अगर नहीं लिखा है यहाँ पर तो ये प्राकृतिक आधार से, नेचुरल बेस इसे कहते हैं, प्राकृतिक आधार इसे e कहेंगे, log ऑफ x टू द बेस e, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, प्राकृतिक आधार e इसको लिखते हैं। ये आधार e भी हो सकता है, y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 10 भी हो सकता है। अगर ऐसा कहा है तो ये आधार जो है, इसका जो आधार है 10 है और यहाँ पर जो है प्राकृतिक आधार है। इसको हम, इन आधार को आपस में हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ये लघुगणकीय फलन है, इसका प्रांत जो है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अगर इन जनरल लिख लेता हूँ मैं, ये तो हमारे पास दिख रहा है कि इसका आधार e है तो y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस e हुआ। इन जनरल अगर हम लॉग फंक्शन को लिखते हैं तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस b, इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर b का मान हमेशा, यानी आधार हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, तभी लघुगणकीय फलन परिभाषित होगा। और x का मान हमेशा धनात्मक होना चाहिए, यानी इसका प्रांत जो है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और इसका परिसर जो है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब ये आधार में जरा देखिए, यहाँ पर हमने आधार e लिखा है, यहाँ पर आधार हमने 10 लिखा है, यहाँ पर आधार हमने b लिखा, तो इनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। इसका सूत्र ये होता है कि log ऑफ x टू द बेस b है। अब इस आधार को अगर मैं e में चेंज करना चाहता हूँ तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, log ऑफ x टू द बेस e, मैंने आधार जो है b से e में चेंज कर दिया, बट्टे log ऑफ b, जिस आधार को हमने हटाया था उसका log आधार e पर। अगर हमें log ऑफ p टू द बेस a है, इसको मैं आधार को b में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कैसे लिखेंगे, log ऑफ p टू द बेस b अपॉन log ऑफ a, जो आधार था उसका log टू द बेस b। इस प्रकार से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, आधार को इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक संबंध ये है, log ऑफ p इंटू क्यू टू द बेस b अगर हमें लिखना है, यानी दो फलनों के गुणन का log हमें निकालना है, तो ये बराबर हो जाता है log ऑफ p टू द बेस b धन log ऑफ q टू द बेस b। इसको सिद्ध किया जा सकता है, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ये समय ज़्यादा ले रहा है तो आगे इसमें मैं ज़्यादा समय दे नहीं रहा हूँ, तो ये सिद्ध किया जा सकता है log ऑफ पी क्यू टू द बेस b इक्वल log ऑफ p टू द बेस b धन log ऑफ a टू द बेस b। लेकिन बिना इसे सिद्ध के आगे बढ़ना ठीक सा नहीं लगा, तो इतना तो कम से कम इसको सिद्ध कर लेते हैं, ज़्यादा नवी करें। तो log ऑफ b टू द बेस p क्यू, इसको सिद्ध करना चाहेंगे हम, मान लेते हैं, माना हम कहते हैं कि log ऑफ पी क्यू टू द बेस b इक्वल टू, माना अल्फा था, इसे हमारे पास हो जाएगा b की घात अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा पी क्यू, तथा मान लेते हैं तथा log ऑफ p टू द बेस b इक्वल टू, अगर बीटा कहें तो b की घात बीटा इज इक्वल टू p हो जाएगा, और log ऑफ q टू द बेस b इक्वल टू हमारे पास एक मिनट के लिए गामा था, तो हमारे पास हो जाएगा b की घात गामा। यही तो लघुगणकीय फलनों और
चरघातांकी फलनों या घातांकी फलनों का आपस का संबंध है। यदि log ऑफ q टू द बेस b बराबर अगर गामा है तो b की घात गामा बराबर हमारे पास हो जाएगा q। अब देखें इसे, b की घात अल्फा बराबर है pq, b की घात अल्फा बराबर हमारे पास है pq और p बराबर हमारे पास है b की घात गामा, b की घात बीटा गुणा q बराबर हमारे पास है b की घात गामा। यानी ये हो जाएगा b की घात अल्फा इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा b की घात, क्योंकि आपस में गुणा हो रही है तो घातांक जुड़ जाएंगे, बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अब दोनों के आधार समान है, घातांकों की तुलना करने पर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अल्फा किस लिए रखा था हमने? लॉग ऑफ पी क्यू के लिए, लॉग ऑफ पी क्यू टू द बेस, ये अल्फा लिखा था हमने लॉग ऑफ पी क्यू टू द बेस बी इक्वल टू अल्फा था, बराबर बीटा हमने रखा था लॉग ऑफ पी टू द बेस बी और गामा हमने लिखा था log ऑफ q टू द बेस b, log ऑफ q टू द बेस b। तो ये हमें दिख रहा है कि दो फलनों के गुणनफल का log ऑफ p q टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ p टू द बेस b इंटू log ऑफ q टू द बेस b। दो फलनों के गुणनफल का log उनके लॉगों के योग के बराबर होता है। दो फलनों के गुणनफल का log p और q, दो फलनों के गुणनफल का log उनके लॉग के योग के बराबर होता है। सिंपल सी बात हो रही। अगर इसी प्रकार से अगर मुझे log ऑफ पी स्क्वायर ज्ञात करना है 1 मिनट के लिए टू द बेस b, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log ऑफ p टू द बेस b प्लस log ऑफ p टू द बेस b। ठीक हो गया। अब log p टू द बेस b रिपीट हो रहा है सेम फलन, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा log ऑफ p टू द बेस p। तो इन जनरल हमारे पास ये हो गया, अगर किसी फलन का घातांक n है, log ऑफ x की घात n, आधार कुछ भी है, यहां मैंने b ले लिया, b हो सकता है 10 हो सकता है, e हो सकता है, कोई भी धनात्मक वास्तविक संख्या ग्रेटर देन 1 अगर आधार है, log ऑफ x इज पावर n टू द बेस b बराबर हो जाएगा, ये घातांक पहले आ जाएगा, n गुणा log ऑफ x टू द बेस b के बराबर हो जाएगा। इसी से हमारे पास एक संबंध निकला है, दो फलनों के भागफल का log क्या होगा? log ऑफ x अपॉन y टू द बेस b क्या होगा? इसको हम लिख सकते थे log ऑफ x और log ऑफ x गुणा y की घात -1, इसको ऊपर ले आते हैं घातांक को, x अपॉन y का हमें log याद करना था, x अपॉन y को लिख सकता हूं मैं x गुणा y की घात -1 टू द बेस b। अब फिर से दो फलनों के गुणनफल का log है, तो इसे मैं से लिख सकता था log ऑफ x टू द बेस b प्लस log ऑफ y की घात -1 टू द बेस b। अब log ऑफ m की घात n यानी log ऑफ x की घात n का उपयोग करते हैं तो जाता log ऑफ x टू द बेस b, मान जाएगा घातांक पहले आ जाएगा, माइनस log ऑफ y टू द बेस b, यानी log ऑफ x अपॉन y टू द बेस b बराबर इतना हो जाएगा। अब इससे इन जनरल हम इनको शब्दों में ऐसे कहते हैं, जो सूत्र निकले वो ये निकले कि दो फलनों के गुणनफल का log ऑफ m इंटू n टू द बेस b बराबर हुआ log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log m टू द बेस b, log n टू द बेस b। यानी दो फलनों के गुणनफल का log उनके log के योग के बराबर होता है, और log ऑफ m बाय n टू द बेस b बराबर हो जाएगा log m टू द बेस b माइनस log n टू द बेस b। इस प्रकार से लॉग फलनों के योग और भागफल का हम दो फलनों के गुणनफल और दो फलनों के भागफल का log ज्ञात करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि log m प्लस n का प्रसार हम नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं लिखना है कि log m प्लस n इक्वल log m प्लस log n, इनका प्रसार हम नहीं जानते हैं। log ऑफ m माइनस n का प्रसार भी हम नहीं जानते हैं। ऐसा नहीं लिखना है कि log m माइनस n इक्वल log m माइनस log n, ये भी हम नहीं लिख सकते हैं। केवल हमें दो फलनों के गुणनफल का और दो फलनों के भागफल का log का हमें सूत्र पता है,
और एक चीज हम कई बार यूज करेंगे कि e की घात log ऑफ x बराबर x के बराबर होता है। e की घात log ऑफ x इज इक्वल टू x के बराबर होता है। यानी अगर मैं e की घात log ऑफ y कर देता हूं तो ये y के बराबर होता है। एक बार इसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। मुझे चाहिए e की घात log x का मान, माना इसका मान k था, k इज इक्वल टू e की घात log ऑफ x था। अब दोनों log लेने पर अगर यहां पर कोई हमने नहीं लिखा है, log का कोई आधार नहीं लिखा है, जनरली अब मैं अवॉइड कर रहा हूं log का आधार, आगे बुक में भी आपको नहीं दिखेगा, आधार नहीं लिखा है। अगर आधार नहीं लिखा है तो वो आधार e है। जब आधार e है कहीं कहीं पर इसे log की जगह सिंपली ln भी लिखा रहता है। जहां पर बेस जो है e है उस लॉगरिथमिक फंक्शन को ln भी कुछ किताबों में लिखा रहता है। यहाँ पर आगे कहीं भी हम log का आधार नहीं लिख रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि जो log का आधार होगा वो e होगा। तो x इक्वल टू e की घात log ऑफ x, तो आधार यहाँ पर e है। अब दोनों ओर का log ले लेते हैं तो log ऑफ k बराबर हो जाएगा, log ऑफ k बराबर log ऑफ e की घात log ऑफ x हो जाएगा। तो log ऑफ k बराबर हुआ, अब ये log m की घात n दिख रही है। एक चीज हमने यहां और लिखना था, log m बाय n हमने किया था, यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं, log m इंटू n, log m बाय n और log ऑफ m की घात n टू द बेस b बराबर हो जाता है n, ये घातांक पहले आ जाता है, अभी हमने सिद्ध किया ये घातांक पहले आ जाता है n log ऑफ m टू द बेस b। किसी घातांक का अगर log ऑफ m की घात n का अगर हम log ज्ञात करते हैं तो ये घातांक log से पहले आ जाता है n log ऑफ m टू द बेस b। जैसे हमने log ऑफ p स्क्वायर को किया था, 2 log p हो गया था, हम p क्यूब करेंगे 3 log p हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम p की घात n का log निकालते हैं या x की घात n का log निकालते हैं, जैसे हमने पहले इसमें किया था, log ऑफ x की घात n का log निकालते हैं, n log ऑफ x टू द बेस b हो जाता है। इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं log m की घात n टू द बेस b बराबर n log ऑफ m, n log ऑफ m टू द बेस b। तो इसी का यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो log ऑफ e की घात log ऑफ x है, ठीक है, e की घात log x है, इसका हम log ऑफ e की घात log x का अगर हम log ज्ञात कर रहे हैं तो जाएगा log ऑफ, ये log x पहले आ गया, log x इंटू log ऑफ e हो गया, आधार के यहाँ पर e है। तो log ऑफ k बराबर हुआ log ऑफ x, और e का क्योंकि आधार e है, किसी भी संख्या का किसी भी धनात्मक संख्या का log उसी आधार पर वही संख्या होती है, 1 हो जाती है। किसी भी संख्या का उसी संख्या के लिए उसी आधार पर log जो है 1 हो जाता है। इसलिए log ऑफ e टू द बेस e, जो e यहाँ पर छुपा हुआ लिखा नहीं है हमने, वो e आधार है, तो log e का मान सदैव आधार e पर 1 हो जाएगा। इससे log ऑफ k बराबर log ऑफ x है। और ये लॉगरिथमिक फंक्शन जो है एक ही फलन होते हैं, अलग अलग फलनों के अलग अलग वास्तविक संख्याओं के log अलग अलग होंगे, यह फलन हमेशा एक ही फलन है। इसे log k इक्वल टू अगर log x है तो k इक्वल टू हमारे पास x हो जाएगा। वैसे k किस लिए लिखा था हमने, k लिखा था हमने e की घात log ऑफ x के लिए, तो ये इक्वल टू x हो जाएगा। तो ये एक सूत्र हो गया, e की घात log ऑफ जो भी संख्या है, अगर ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये 2-3 बातें हमने कहा। एक तो ये था log ऑफ m इंटू n इज इक्वल log m प्लस log n, आधार जो भी है, log m बाय n इज इक्वल log m माइनस log n, आधार यहाँ पर बीज है, कोई भी आधार हो, log m की घात n बराबर n log m, और एक है e की घात log ऑफ x, e की घात log ऑफ x बराबर x होगा, और e की घात log ऑफ 2 होगा, e की घात log ऑफ k होगा। इस प्रकार से ये 2 तरह के फलन थे, एक था चरघातांकी फलन और एक था लघुगणकी फलन। अब इस पर हम कुछ सवाल करेंगे एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में इस पर सवाल करते हैं। थोड़ा सा इस पर अगर किसी को ये देखना हो तो इस वीडियो को देख लीजिए, इससे आपको चरघातांकी फलन और लघुगणकी फलन के बारे में थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा ये क्या है।